अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आज मैंने आपको भारत के हवाले से खबर देनी है जहाँ पे उनके जौहरी तनसीबात की तमाम चीज़ें जो हैं वो लीक हो चुकी हैं। किस प्लेटफॉर्म पे लीक हुई हैं, हमारी एजेंसीज़ के हाथ कितना खुफिया डेटा लग गया, और सिर्फ हमारी एजेंसीज़ की नहीं, पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसीज़ की नज़र अब भारत की इस नेग्लिजेंस पे है। भारत अब कैसे इस चीज़ की सुबकी से बचेगा। बहुत ख़तरनाक मामला जो हैं वो भारत के लिए हो गए हैं। ये सब कुछ आपको बताऊंगी। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने जो शहदा की तज़हीक की थी, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ फाइनली मुकदमात दर्ज हो गए हैं। उसकी क्या तफसीलात है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और इसके साथ ही आज के व्लॉग में कुछ खुशखबरियां हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और कुछ मनहूस तरीन खबरें भी हैं जो आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। कोशिश करूंगी कि उनको व्लॉग के सबसे एंड पे रखूँ। तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह से शहदा की तज़हीक की थी, और सारा मुल्क जो है उसने मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर तनकीद की थी कि भाई आपने ये जो कहा है, ये जो किया है ठीक नहीं है। ठीक है जी, आपके बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे गवर्नमेंट के साथ, आपको कुछ वजारतें चाहिए होंगी, बट इट डजंट मीन कि आप हमारे शहदा की तज़हीक करें। तो फाइनली ये खबर तो आप लोगों तक पहुंच गई होगी कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। तो अब उसकी तफसीलात थोड़ी सी आपको बता देती हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त के ऊपर हुक्काम से जवाब जो है वो अब तलब किया जा चुका है। लाहौर की सेशन अदालत में शहदा से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान पे मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत शुरू हो चुकी है। एडिशनल सेशन जज जो हैं उन्होंने दरख्वास्त गुजार मोहम्मद वक्कार हैं जी, जिन्होंने इनके खिलाफ दरख्वास्त दी है, उसके ऊपर समाअत की। और दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सोशल मीडिया पर नशर होने वाली तकरीर से अवाम और शहदा के लवाहिकीन के जज्बात जो हैं वो मजरूह हुए हैं। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब करते हुए केस की मज़ीद समाअत जो है वो 17 अगस्त तक मुलतवी की है। और कबल अज़ीं आपको बता दूं कि कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान पे गुजरांवाला में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ दायर पिटीशन में एडिशनल सेशन जज फैसल जमील जो हैं उन्होंने JUI के सरबराह को 28 जुलाई को तलब किया है। और JUI के सरबराह ने कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जो मुतनाज़ बयान दिया था उसमें सेनेटर वकील मंजूर कादिर जो हैं उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ जो पटिशन है वो दायर की थी। और मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जो है मुज़हिका खेज़ बयान देकर इसमें कहा गया कि 25 करोड़ लोगों की दिल आज़ारी किया। वैसे ये बात तो गलत है भाई। फ़ौज से आपको तकलीफ़ है, आपको जिससे भी मसला है, आप उस तकलीफ़ का इजहार करें, बट आप शहदा को बीच में निशाना बना के इस तरह की बात करें, ये वाकई बहुत 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 अफसोसनाक बात है। जितना इसको कंडेम किया जा सके उतना ही। एक और बड़ी अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो कि आज के ब्लॉग की सबसे बड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर खबर है। और वो ये है कि आप अंदाज़ा करें कि पिछले दिनों में जब पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा हुआ था तो आपको पता है कि इंडिया ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया था अपने न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान की जो जौहरी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया था, यहाँ तक कि वहाँ पर जो जौहरी तनसीबात की जो लीकेज है वो हो चुकी है। उससे उन्होंने कहा था बड़ी जहरीली किस्म की गैसेस निकल रही हैं जो कि आप इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। ये सारी बातें मैंने नहीं, इंडियन चैनल्स पे बैठ के ये सारी बकवास जो है वो हो रही थी। और हैरत की बात आप ये देखें कि खुद इंडिया के साथ अब ये हो गया है। सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर खबर ये है कि भारत के सबसे बड़े जो जौहरी प्लांट है उसका जो हसास डेटा है वो डार्क वेब के ऊपर जो है वो लीक हो गया। आप अंदाज़ा करें कि हमारी जो एजेंसीज़ होंगी या जो दूसरे ममालिक की एजेंसीज़ होंगी उन तक तो भारत का सारा खुफिया डेटा पहुंच गया। भारत की जौहरी तनसीबात की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया है। इस वक्त पूरा भारत परेशान है, मोदी सर पकड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जो दूसरों से मुतालबा करते रहे हैं कि आप अपनी जौहरी तनसीबात जो हैं या अपनी जौहरी हथियार जो हैं उनको तल्फ कर दें, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ चंद एक ममालिक हैं जो जौहरी तनसीबात जो हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। उसमें सबसे बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेता था वो इसराइल और भारत था। और आप सोचें कि भारत के जौहरी तनसीबात का सारा डेटा डार्क वेब के ऊपर चला गया है। अच्छा, आलमी खबर एजेंसी है जी, उसने इसको रिपोर्ट किया है। उसने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी जौहरी प्लांट का डेटा जो है वो ना सिर्फ लीक हुआ है बल्कि उसके साथ बाज़ हिस्सों के नक्शे भी लीक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक
इंश्योरेंस दस्तावेजात तकनीकी मालूमात भी लीक हो चुकी हैं और तमिलनाडु में वाक़ जौहरी प्लांट जो है वो भारत के जौहरी तवानाई प्रोग्राम का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। सबसे बड़ी बात तो ये जगह ही पता चल गई है कि उनके तमिलनाडु के अंदर ये सारा है। खबरिस्तान एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये डेटा जो है ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंसलिक सर्वर से हासिल किया गया है और मालूमात जो हैं वो हकीकी साबित हुई तो जौहरी सलामती के खदशात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। अब सोचिए कि कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है भारत से और कितना बड़ा ख़तरनाक कदम है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो जितने भी व्लॉगर्स हैं या जो हमारे न्यूज़ कास्टर्स हैं वो अपनी अंदरूनी सियासत के ऊपर लगे हुए हैं दिन रात आपको खबरें देने। वो क्यों नहीं आपको बता रहे कि जनाब इतनी बड़ी बात हो गई है, आज पाकिस्तान वाले बैठ के आवाज़ उठाएं कि भारत की जौहरी तनसीबात जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा हो सकते हैं, लिहाजा भारत को आप जौहरी तनसीबात से महरूम करें। तो कितनी डिप्लोमेसी इसके ऊपर हो सकती है, लेकिन अभी तक किसी ने इसके ऊपर कुछ किया ही नहीं है। अब मैं आपके साथ एक खुशखबरी भी शेयर कर लेती हूँ, बल्कि 2-3 खुशखबरियाँ हैं वो शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाती हूँ अगली खबर पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एजाज़ पाकिस्तान ने अपने सर किया है। वो क्या है? पाकिस्तान ने वक्त से पहले 4,722 अरब रुपए का कर्जा जो है वो वापस कर दिया है और ऐसा पहली बार हुआ है। ये हमारे जी मुशीर हैं जी बराए वज़ारत ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ने तारीख़ में पहली बार वक्त से पहले 4722 यानी कि 4,722 अरब रुपए का कर्जा वापस कर दिया है। एक्स के ऊपर उन्होंने अपना बयान जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि माली साल 2026 में कबल अज़ वक्त कर्ज़ों की अदायगी जो है वो कर दी गई है और उन्होंने कहा जो मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी और मुसलसल अदायगी है। खुर्रम शहज़ाद जो हैं उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कर्ज़ की अदायगी नहीं बल्कि कम रिस्क और कर्ज़ कम करने की कोशिश भी है। कर्ज़ की वापसी से कर्ज़ सर्विसिंग लागत जो है वो कम करने में मदद मिलेगी और उनका कहना था कि कबल अज़ वक्त कर्ज़ की अदायगी ज़्यादा मुआशी इस्तेहकाम की तरफ एक बुनियादी तब्दीली है। हमें इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि अच्छी बात है जी आप लोग कर्ज़ जो है वो वक्त से पहले दे रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगी कि वक्त से पहले देने के बजाय हमेशा हमेशा के लिए कर्ज़ वापस कर दें और दोबारा कर्ज़ ना लें। और हमारी जो एक मिशन है उसमें आवाम की सहूलत के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं बराए मेहरबानी आप वो करें, क्योंकि हमारे जो आम और गरीब अवाम है उन बेचारों को इस बात से क्या लेना देना कि कर्ज़ पहले दिया या कर्ज़ बाद में दिया। जो बेचारे 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं उनके लिए कोशिशें करें। और मेन जो बुनियादी सहूलतें हैं जिसमें सबसे पहले तो हमारी पेट्रोल की प्राइसेस आती हैं, सेहत यानी कि मेडिकल का निज़ाम आता है और तालीम का निज़ाम आता है। अल्लाह के वास्ते लोगों को इस चीज़ के लिए आप रिलीफ दें और जो तरह तरह के मंसूबे गवर्नमेंट लगा रही है मेरे ख्याल से फ़िलहाल उसको रोक दें और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। अब चलते हैं जी अगली खबर पे। ये एक बच्चा है जी और ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ है और ये बहुत प्यारा सा मासूम सा क्यूट सा बच्चा जो है इसने किया क्या है और ये किसका बेटा है ये भी आपको बताती हूँ। ये बेसिकली जो बच्चा है इसने MMA फ़ाइट के अंदर हरीफ को नॉकआउट करके मुकाबला जीता है और ये जो बच्चा है बेसिकली पंजाब की सीनियर वज़ीर हैं जी हमारी मरियम औरंगज़ेब, ये उनका बेटा है। इससे पहले तक मरियम औरंगज़ेब कोशिश करती हैं कि उनके शौहर, उनके बच्चे, उनकी निजी फैमिली जो है नज़र ना आए और इसीलिए लोगों को शायद ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि ये मरियम औरंगज़ेब का बेटा है। और इसने पाकिस्तान में MMA कंटेंडर सीरीज़ के अंदर जो है वो शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए अपनी फ़ाइट नॉकआउट जो है वो जीत ली है और लाहौर में ये मुकाबला हुआ जिसमें 52 किलोग्राम जो कैटेगरी है उसमें हरीफ इनका जो फाइटर था फैज़ान उसका सामना किया और फिर भरपूर हमलों के बाद जो टेक्निकल नॉकआउट है उसके ज़रिए इस बच्चे ने कामयाबी हासिल की। तो हमें जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, बच्चा चाहे किसी का भी हो, अगर वो अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता है, अगर वो लाइक है, वो अपने मुल्क का नाम रोशन करता है तो हमें इस चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए। अब जनाब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। अब ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ और ख़बर ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अब वो कौन से 30 ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो मिलेगी। शहरियों के लिए बड़ी खबर आ गई तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँ कि पासपोर्ट जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें साल 2026 की जो ताज़ा तरीन रैंकिंग आई है उसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो दर्जा बंदी है उसके अंदर भी नुमायां बेहतरी आई है। पहले हमारा पासपोर्ट जो उसकी दर्जा बंदी जो गिरी हुई थी वो अब बेहतर हो गई है, रैंकिंग बेहतर हो गई है, जिसके तहत पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो 3 दर्जे तरक्की करके पहले हमारे पासपोर्ट की जो रैंकिंग थी वो 103 नंबर पे थी और अब 3 दर्जे बेहतरी के बाद वो 100 नंबर पे आ गई है। काश ये सर फहरिस्त होता हमारा।
پاسپورٹ. لیکن اس میں ذمہ دار ہم صرف حکومت کو نہیں ٹھہرا سکتے, اس میں ذمہ دار ہم خود ہیں, ہمارے بیہیویئرز ہیں. پاکستانی باہر کے ملکوں میں جا کے کیا کچھ کرتے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اپنی اپنی جگہ اگر ہر پاکستانی جو ہے وہ اس چیز کو سمجھے گا تو بہتر ہو جائے گا. رپورٹ کے اندر بتایا گیا کہ حالیہ بہتری کے بعد اب پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز جو ہیں وہ دنیا کے 30 ممالک میں بغیر ویزا کے انٹری کر سکیں گے, سفر کر سکیں گے. سال 2015 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب پاکستانی پاسپورٹ نے دوبارہ یہ پوزیشن حاصل کی ہے. اب یہ جو 30 ممالک ہیں اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ایشیا, مشرق وسطیٰ, نیپال, مالدیپ, کمبوڈیا, سری لنکا, تیمور لیسٹے اور افریقہ, کینیا, روانڈا, برونڈی, سیشلز, صومالیہ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے, ڈومینیکا بھی پاکستانی جا سکتے ہیں, ہیٹی جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ ٹوباگو بھی جا سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام ممالک ہیں 30 جہاں پر پاکستان ویزا فری انٹری کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ترکی, ملیشیا, تھائی لینڈ, قطر اور UAE یعنی کہ دبئی, ان سمیت 50 سے زائد ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو ای ویزا کی آن لائن سہولت بھی فراہم کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو ان تمام ممالک میں جا سکتے ہیں وہ چلے جائیں جناب. اس میں سے یہ جو ڈومینیکا میں نے آپ کو بتایا, اور بھی کتنے سارے کنٹریز بتائے ہیں, اس میں نے دیکھا ہے کہ آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے, پاکستانی بڑے وہاں جا رہے ہیں. تو بہرحال اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ. اگلی خبر بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی ایک امپورٹنٹ خبر ہے, میں نے سوچا کہ یہ بھی میں بلاگ کے بیچ میں کور کروں گی. کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے کلائمیٹ چینجز ہو رہے ہیں, جس طرح سے ہمارا ایکو سسٹم سارا خراب ہو رہا ہے, جس طرح سے کلاؤڈ بسٹ ہو رہے ہیں, گرمی شدید سے شدید ترین ہوتی جا رہی ہے, النینو جو ہے وہ آج کل کہا جا رہا ہے کہ آیا ہوا ہے. اور مریم نواز جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ ہمارا جو درجہ حرارت ہے وہ 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے. یورپ کے اندر متعدد اور کئی ہزار لوگوں کی اب تک اموات ہو چکی ہیں گرمی کی وجہ سے. ایسے میں پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے ایک اچھا کام کیا, تو ان کو اگر اس چیز کا کریڈٹ جانا چاہیے تو ضرور جانا چاہیے. اور وہ یہ ہے جناب کہ پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے 1.4 ملین ٹریز لگائے ہیں, درخت لگائے ہیں الانگ سائڈ جناب. یہ ریلویز اور کینال سائڈز جو ہیں وہاں پہ لگائے ہیں. اور اس پہ جو انہوں نے ایریا ایکوائر کیا ہے وہ ہے جی 2050 ایکڑز. 2050 ایکڑ کا ایریا جو ہے انہوں نے درختوں سے بھر دیا ہے وہاں پہ. یعنی جو پودے لگاتے ہیں آپ کو پتہ مونسون میں اور یہ وہ, تو یہ درخت اور پودے اس لیے لگائے جا رہے ہیں تاکہ پنجاب کو سرسبز کیا جا سکے, ہرا بھرا کیا جا سکے. اور کل پرسوں میں مریم نواز کا ایک کلپ بھی سن رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جب میں گورنمنٹ چھوڑ کے چلی جاؤں تو پنجاب جو ہے وہ ایک ایسا شہر ہو جس کو دریاؤں کا اور جنگلات کا صوبہ کہا جائے. تو یہ سن کے یقین کریں کہ مجھے دل کو بڑا اطمینان ہوا. اور میں مریم نواز سے ایک اور ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ جو آئے روز سوسائٹیز بن رہی ہیں, گھر بن رہے ہیں, یہ جتنی بھی لینڈ ہے اس کو ایکوائر کر کے, زرعی زمینوں کو ختم کر کے, وہاں پہ درختوں کو ختم کر کے, جس طرح سے اتنی زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں, زیر زمین پانی جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کا بندوبست کریں. اور اگر وہ اپنی بات کے مطابق, اپنے کال کے مطابق, اپنے وعدے کے مطابق پورا اترتی ہیں اس چیز کے اوپر, تو اس سے بڑی اپریسیشن کوئی اور نہیں ہوگی کہ اگر واقعی ہی پنجاب کو دریاؤں اور جنگلات کا صوبہ کہا جائے. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال اب چلتے ہیں اگلی خبر پر. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ کل کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ہمارے پاکستانی حضرات جو ہیں وہ ایران میں اغوا ہو گئے تھے. تو اس حوالے سے اب جو فردر اپڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ ایران میں اغوا ہونے والے جو 2 پاکستانی شہری ہیں وہ بحفاظت پاکستانی سفارت خانے پہنچ گئے ہیں. تھینک گاڈ, اللہ کا شکر ہے. اور یہ جو دونوں نوجوان تھے ان کا جو نام ہے, ایک کا طلحہ اور دوسرے کا نام شہزاد, دونوں کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے تھا. اور گاؤں ہے جی بھسین, وہاں سے ان لوگوں کا تعلق تھا. اور ایران میں مبینہ طور پہ یہ اغوا ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ تہران پہنچ گئے. اور اس کے بعد ہمارے جو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل FIA ہیں انہوں نے ایران کے جو FIA کے لنکس ہیں آفس کے مربوط اور بر وقت کوششوں کے نتیجے میں ان دونوں کو بازیاب کروا لیا ہے. اور دونوں کی شناخت جو ہے وہ جس نام سے ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. دونوں شہریوں نے بر وقت معاونت اور مسلسل کوششوں پہ FIA کے حکام کا شکریہ ادا کیا. تو تھینک گاڈ یہ لوگ جو ہیں یہ بحفاظت پہنچ گئے ہیں اور بحفاظت جو ہے وہ اب اپنے ملک واپس آئیں گے. اور جاتے جاتے ایک انتہائی بری اور منحوس خبر سن لیں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اب صرف 2 ہفتوں کا پیٹرول جو ہے وہ ذخیرہ رہ گیا ہے. آئل کمپنیوں نے حکومت کو ہنگامی مراسلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی پرائسز میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ نہ ایران باز آ رہا ہے اور نہ امریکہ باز آ رہا ہے. پاکستان نے جتنی کوششیں کی ہیں وہ اپنی جو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا اس سے بھی زیادہ بڑھ کے کی ہیں. پاکستان نے جتنا ایران اور امریکہ کو سمجھانا تھا سمجھا لیا ہے.
دونوں ملکوں کے اوپر وہ پنجابی میں ایک ورڈ کہتے ہیں آخر آئی ہوئی ہے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر پے در پے حملے کر رہے ہیں۔ 66 بلکہ امریکہ کا اپنا آئل نکلتا ہے وہاں پہ، وہ ٹرمپ اکثر کہتا ہے نا، حالانکہ وہ آئل کے لیے دوسرے ممالک کی تنصیبات پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس تو اپنا آئل جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ ہمارے پاس اپنا آئل ہے۔ بھگتان اس کا پوری دنیا کو کرنا پڑا ہے، اور اب فائنلی پاکستان کے اندر 2 ہفتے کا ذخیرہ پیٹرول رہ گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کا بہانہ بنا کے پیٹرول کی پرائسز کو انکریز کیا جائے گا، جس کے لیے میں ابھی سے اس چیز کو کنڈیم کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اگر وہ میڈیشن کر سکتی ہے تو کیوں نہیں سعودی عرب سے کہتے کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ سیلف ڈیفنس معاہدہ کیا ہوا ہے تو ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ پیٹرول کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آبنہ ہرمز جو ہے وہ پاکستان کو کے جہاز کو نہیں روکتا اور اس کے باوجود ہم لوگ زیادہ مہنگے پیٹرول کو خریدتے رہے ہیں، تو میرے خیال سے ابھی سے اس چیز کا سدجواب جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ بہرحال جناب، یہ تھا آج کا بلاگ۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد